साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके बीच बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल के समक्ष महाराष्ट्र से पूना से कृष्णकांत सारकर साहब हमारे बीच में पधारे हुए हैं और वो अपने व्यूज को, जो उनके अंदर दर्द है, उसको आपके बीच में रखना चाहते हैं। कुछ खास प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे और उनका वो उत्तर देंगे। शायद पूरे देश के लिए हितकारी होगा और मुख्य रूप से देश के बहुजनों के लिए महाहितकारी होगा। तो सारकर साहब, जय भीम नमो बुद्धाय। सर जय भीम नमो बुद्धाय। आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। आपके जो वीडियोज हैं वायरल होते रहते हैं। कोई प्रश्न पहले पूछने से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो देश में चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से होने चाहिए अथवा बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए सर, थोड़ा सा मैं अपने देश का हिस्ट्री बेसिक बता देता हूँ और बाद में मैं ईवीएम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हमें आज़ादी मिलने के लिए 75 साल हो गए। उसके पहले हम गुलाम थे। लेकिन देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। वर्ल्ड के अंदर में या अखंड भारत में हमारे देश में 2 महामानव होके गए हैं, तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। देखिए, इनके ज्ञान से पूरा का पूरा वर्ल्ड, उन्होंने जो मानवतावादी विचार थे वो विचार से हर एक कंट्री जो आज डेवलप कंट्री है वो डेवलप होते जा रहा है। तो मैं मानवता का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, मानवता उसको कहा जाता है कि किस तरह की डेफिनेशन बताता हूँ। कोई कंट्री ले लो, चाइना ले लो, जापान, वर्ल्ड के अंदर में जितने भी है। देखिए, मानवता का मतलब है मुझे अपना ब्रेन का डेवलपमेंट साइंस और टाइम मैथमेटिक्स से करने का अधिकार है। और हर एक वर्ल्ड के अंदर में कंट्री जो डेवलप है वो अपना डेवलपमेंट, एक कमेटी बनती है 2 साल 4 साल 5 साल में, और उसके अंदर मेंबर होते हैं। सबसे पहले कोई कंट्री का डेवलपमेंट है, सबसे पहले ब्रेन का डेवलपमेंट है, एजुकेशन, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, पेट भरने के लिए, और हेल्थ। लेकिन मेरे कंट्री का जब मैंने पढ़ाई किया 4000 साल का, तो मैं शॉक हुआ हूँ। बाकी कंट्री अपना कंट्री का डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करती है। लेकिन मेरे देश में देखो, 75 साल के बाद में इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद में हमें गुलाम बना के रखा, जानवर की काश बना के, वर्ण व्यवस्था बना के, और उसके बाद में कई संतों ने अपनी कुर्बानियाँ कर दी। सती प्रथमा तो हमारे माँ बहन को जिंदा जला देगा। और उसके बाद में हमें 26 जनवरी 1950 को स्वातंत्र जब मिला, तो वो किस बेस के ऊपर से मिला है? स्वातंत्र, समता, बंधुत्व। और बाबा साहब ने इतना अत्याचार करने के बाद में जो वर्ण व्यवस्था के लोग थे उनको भी एक मत का अधिकार दिया और हमको भी दिया, क्योंकि उन्होंने इतना शोषण किया भाई साहब कि इंसानियत ने 90% लोगों को जानवर से इतना किया कि जानवर से भी उनका ब्रेन नीचे ला तक रखा है। ईवीएम के बारे में सारकर साहब मैंने पूछा था, क्या आपके व्यूज हैं देश में चुनाव ईवीएम से होना चाहिए अथवा बैलेट पेपर से होना चाहिए? प्लीज टेल मी। हाँ, अभी देखिए, जिस टाइम में हमें इंडिपेंडेंट, उस टाइम में हम लोग नीडल भी नहीं बनती थी हमारे देश के अंदर में। जो हमारे एडीआर साहब जो निकले हैं, जज लोग, साइंटिस्ट, इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है और कुछ पॉलिटिकल लीडर, वो देश के बारे में उनको कुछ लगता था, जहाँ नीडल नहीं होती तो हम मिसाइल तक चले गए। लेकिन देखिए भाई साहब, जब से हमारे देश में मंडल कमीशन की हवा चली है 77 के बाद में, तब से हालत देख लीजिए। 80 में जनसंघ बीजेपी बनी, 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है, देख लीजिए। आर.के. धवन था, और सिख और हिंदू। उसके बाद राजीव गांधी जी हुए, और राजीव गांधी जी ने जब बोला है कि 1 रुपया आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा, 90 पैसा, तो 81 में कांशीराम की जी चढ़वड़ थी 50-85 की, उस बेचारे के 91 में टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई उसके साथ मरा नहीं है। और नरसिंहराव जो होने के बाद प्राइवेटाइजेशन आया, और 85 में हमारे देश में ईवीएम आई है, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। और 4 में ईवीएम से इलेक्शन हुआ, 9 में हुआ, उसके बाद में देखिए 13 में सुब्रमण्यम स्वामी, उसके बाद में इन्होंने, अडवाणी जी ने और बाकी बॉम्ब सेफ जैसी संस्था ने केस डाला, तो 13 का डिसीजन आया है, इट इज नॉट फेयर विद वोटिंग मशीन एंड कंट्रोल यूनिट।
और 14 का इलेक्शन हो गया। 14 के इलेक्शन में क्या हो गया कि कांग्रेस बीजेपी, जो बीजेपी में उनके फादर मदर पहले कांग्रेस में थे, तो इनका कॉम्प्रोमाइज 2 बार आप 2 बार 14 में जीत के आए। उसके बाद में पेगासस आए। पेगासस आने के बाद में देखिए हर एक अपोजिशन लीडर का जासूसी कर ली और वो रातों रात टोपी बदलना शुरू हो गया। 19 में जब इलेक्शन हुआ, फिर से अप्रैल महीने में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप हर एक विधानसभा में से 5% मशीन वीवीपैट और कंट्रोल से टैली करना चाहिए। लेकिन देखिए 19 का रिजल्ट आ गया, 373 जगह पे उसमें भी है और 19 लाख मशीन गायब है। उसके बाद में जो भूषण गवई साहब हो गए तो उन्होंने डिसीजन दिया था कि वीवीपैट की पावती पेपर हर एक को देना है और 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया, जबकि उनका 17 मई का डेट था। खन्ना साहब, जज खन्ना साहब और दत्ता साहब ने और पूछता है कि देखिए भाई साहब, आप हर एक को पावती देना है। वो क्या कहते हैं, मिलॉर्ड हम नहीं दे सकते, एटीएम की जो पावती निकलती है ना उसका इंक निकल जाता है 15 दिन में। तो ठीक है, वो पूछते कि आपका विश्वास है। उसके बाद में 24 को होता है, वो होता है ऐसा करो, सेकंड एंड थर्ड वाला रिकाउंटिंग करेगा और एसएलए जो होता है, सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, वो वेरीफाई कर सकते हैं और इलेक्शन की शुरुआत हो गई। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोटर लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक पूरा का पूरा फ्रॉड है। मैं अभी आपको 1 मिनट में समझा के देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर कर दिया आपने, आप ईवीएम के विरोध में हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये आपकी राय है ये पूरे देश के लिए। एक मिनट, मैं ये प्रूव करके दे रहा हूँ, ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है पूरा का पूरा। और ये इलेक्शन कैंसिल नहीं, आपको रास्ते पे उतरना 90% बैकवर्ड लोगों ने, नहीं तो हम गुलाम हो गए। ये भी मैं प्रूव करके दे रहा हूँ। ये लास्ट संधि है, इसके बाद में शाहू फुले अम्बेडकर शिवाजी महाराज जी देश में पैदा होने वाले हैं। इसलिए मैं 21 का बंद में हर एक बैकवर्ड क्लास के 90% लोग जो है, और ये जो भी है हमारे समाज के पॉलिटिकल लोग, चाहे वो ग्राम पंचायत ले लो, नगर परिषद ले लो, कारपोरेशन, ये सब के सब लोग ये बिके हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ने हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और हर एक स्टेट में घरानेशाही है, घरानेशाही में चाचा मामा काका का, और इनके घर में 20-20 पेंशन है और 5-5 खासदार है। तुमको दिखाने के लिए अलग अलग पार्टी, सब एक ही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सब मिलके ये एंजॉय करें और सभी मिलके हमारे बैकवर्ड को गुलाम बनाने के लिए प्लानिंग किया है। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बेबाक बात कही और सिंपल भाषा में देश के लोगों के सामने ये क्लियर कर दिया कि ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बारी बारी से आते हैं, इनके नेता, इनकी पॉलिसी, इनकी नीति एक ही है और इसीलिए ये ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया ईवीएम के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, आज मैं जो बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन, स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय, उसके 4 जो अधिकार है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। देख लीजिए, कई केसेस ऐसे पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जज लोया का जो मर्डर हुआ है महाराष्ट्र में, वो केस का इन्होंने अभी तक इंक्वायरी नहीं किया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट, उसका भाई का वो इंक्वायरी नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए, महाराष्ट्र में हेमंत करकरे जो बॉम्बे कांड का था, उनका जो गोलियां चली है वो इंडियन चली है, लेकिन उसका भी इंक्वायरी नहीं कर रहे। उसके बाद में 19 लाख मशीन गायब है। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट जज स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय, और एक कसम खाते हैं संविधान की, हम न्याय देंगे। 19 लाख मशीन का मुंह से आवाज नहीं निकाले। इसका मतलब ये जो बाहर से आए हुए हमें गुलाम बनाने वाले जो लोग हैं, आरएसएस, और ये जो बाहर से लोग आए, इन्होंने ऐसा एक चैनल बनाया है। मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया, 15वीं सदी में राजा महाराजा होके गए हमारे। सारकर साहब, नेक्स्ट, आपका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में कोई निष्पक्ष न्याय देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलें कि जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे पूरा देश सैल्यूट करता है, वो भी आज फेयर एंड विदाउट फियर और फेयर न्याय देने में असमर्थ है। बिल्कुल सारकर साहब, इसका कारण हो सकता है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉलेजियम के माध्यम से होती है। कॉलेजियम के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए सर, मैं 75 साल इंडिपेंडेंट हो गया है। 75 साल में आज भी ये लोगों की जो पॉलिसी है, हमें 90% लोगों को गुलाम बनाना, मतलब हमें लाचार करके जीने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने। और ये जो कॉलेज सिस्टम है, ये गवर्नमेंट, पहले देखो उनके ग्रांट फटे थे, उसके बाद में लड़का आया, उसके बाद में बेटा आया, और ये विचारधारा जो है, ये जो विचारधारा है आरएसएस की, बाहर से जो आए हुए आर्य लोग हैं, वो विचारधारा के लोग, और ये लोग कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ये एक ही है विचारधारा के। लेकिन अभी 90% लोगों ने, क्योंकि हमारा सब बर्बाद हो गया, एजुकेशन चला गया, नौकरी चली गई, उसके बाद भी हमारा वोटिंग का जो अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर, देखो संविधान
इतने बड़े संविधान मिलने के कई कुर्बानियां देने पड़ी, कई संतों को, थोर पुडारियों को, और वो संविधान को वर्ड को ये कर दिया। और एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। देखो नड्डा साहब खुद बोल रहे हैं कि बाबा साहब को 14,000 मत से गिराया और 78,000 मत इनवैलिड थे। नहीं, इसका मतलब देखिए कि ये कहां से कहां तक इनकी बेईमानी करने की इनकी लिमिट है, और आज हमारा सब कुछ खत्म कर दिया भाई साहब। ठीक है सारकर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम के माध्यम से देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और कोलोजियम के माध्यम से देश की निर्भीक, निडर, निष्पक्ष जो जुडिशरी है उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि कोलोजियम में किसी तरह की ना तो पारदर्शिता है और वहाँ पर ना ही कोई सिलेक्शन होने का तरीका है, ना कोई इंटरव्यू होता है, नाम नोट कर दिए जाते हैं और वो भी खास वर्गों के नाम नोट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से देश के कितना ही विद्वान कोई वकील हो, कोई जज हो, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और उसके स्थान पर जो लोगों की जैक लगा दी जाती है, लग जाती है, अपना अप्रोच लगा लेते हैं, वही हर जुडिशरी को चला रहे हैं। इसीलिए आज क्या हो रहा है, आपने देखा 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 1 ऑर्डर पास किया। SC ST रिजर्वेशन को 2 भागों में बांटा नहीं, बल्कि SC ST को 2 भागों में बांटने की कोशिश की गई। लोगों के अंदर भ्रम है कि रिजर्वेशन को उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए और वर्गीकरण करने के लिए किया है। नहीं, मैं मानता हूँ कि SC ST की जो एकता है पूरे देश के अंदर, उसको डिवाइड रूल की पॉलिसी के तहत उनको 2 भागों में बांटने की प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से ये यूनिटी खत्म हो। जिस तरह से बैकवर्ड की यूनिटी खत्म है, उसी तरह से SC ST की यूनिटी भी खत्म होनी चाहिए। इसी संबंध में आप जानते हैं कि देशव्यापी 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान हो चुका है। इसी ऑर्डर के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं अभी थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। OBC के लिए 92 में इन लोगों ने क्रिमिनल लगाया। देख लीजिए क्रिमिनल का, मैं अभी आपको इसका मैं टोटल ये संविधान के जो 2 वर्ड है, एक आरक्षण और दूसरा जो वर्ड है एक मत का अधिकार, इसके अंदर में ये सब कुछ छिपा हुआ है। देख लीजिए, बाबा साहब ने SC ST OBC को आरक्षण दिया। आज मैं आरक्षण की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। आरक्षण का मतलब होता है सिक्योरिटी। बाबा साहब इतने टैलेंटेड थे, देखिए सिंपल लैंग्वेज में हमको बताया, लेकिन किसी के दिमाग में एक बात, आरक्षण का मतलब होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसको दी जाती है? जिसको कुछ तो भी डर होता है। हम SC ST OBC को इन लोगों ने 4000 तक हमारा शोषण किया है, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होने दिया है, और स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया है, वो भी खत्म कर दिया। इसीलिए 90% लोगों को जो क्रिमिनल लगा है, ये भी मैं समझा के देता हूँ। देख लीजिए 1 अगस्त का रिजल्ट जो है, उसमें से हम लोग जो थोड़े बहुत लोग आरक्षण से आज एक घर और 2 टाइम की रोटी, तो इन्होंने वो क्रिमिनल लगा के जो पढ़ने लायक लोग हैं मेरे जैसे, वो 50% में से भी निकल गए और ओपन में भी नहीं जा सकते। यानी हमारा डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सारकर साहब प्लीज, अभी पिछले दिनों बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन की सीमा थी वो 65% कर दी थी SC ST OBC के लिए। पटना हाई कोर्ट ने उसे रोक दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक भी नहीं सुनी और उसे स्टे लगाने से मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका जो देश की हर जुडिशरी है, वो किसी भी सीमा तक SC ST OBC की हितों की रक्षा करने में असफल है, उनकी बात नहीं सुनना चाहती है किसी स्थिति में। इसलिए अब ये समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग, ये किधर जाएं, किससे न्याय मांगे जाए, कौन इनको न्याय देगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहाँ से न्याय मिलेगा? क्या रिजल्ट होगा उसका, क्या नहीं रिजल्ट होगा? जब यहाँ हमारे देश की, हमारे संविधान के अनुसार जो न्यायपालिका बनाई गई है, वो न्यायपालिका पूरे देश के 80-85% लोगों को न्याय देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। क्या कारण है? देख लीजिए साहब, जो कह रहे सही बात है। आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे देश में जो 90% लोग हैं भाई साहब, इनके ऊपर पूरा का पूरा इतना अन्याय हो रहा है फिर से उनको गुलाम बनाने के लिए। तो मैं सभी 90% लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड का है,
उस इन लोग जो आए हैं बाहर से, मुट्ठी भर लोग हैं 3% और आरएसएस, उसके अगेंस्ट में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे इजराइल के अगेंस्ट में लोग बाकी कंट्री के, वैसे हम लोगों ने भी बाकी कंट्री करके, क्योंकि ये बाहर के देश से आए, ये हमारे देश में इनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने संविधान का दुरुपयोग करके चारों के चारों अधिकार, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया हाथ में लेके ये हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये आरएसएस को आज बोल के रखना चाहता हूँ, देखिए भाई साहब, हम लोग, हमारे अनपढ़ लोग गांधी जी के कहने के ऊपर, उस टाइम में वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुर्बानियाँ कर दी अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। हम भी लोग ईवीएम वाले, हम लोग आज मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे देश के लोगों, ये लास्ट चांस है, ये इलेक्शन कैंसिल होकर दोबारा लेना है और सभी लोग रास्ते पे उतरो तो ही हम बच सकते हैं, नहीं हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरा गुलाम है। आज की स्थिति में बताना चाहता हूँ साहब, प्लीज, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट को राइट दे दिए, स्टेट के लिए डायरेक्शन दे दिए हैं कि वो अपने अपने राज्यों में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। सोचने की बात है, अंडर आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओबीसी समाज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। 341 में शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को पावर है। केंद्र सरकार ही कोई कानून बना सकती है। किसी भी स्टेट को आर्टिकल 340, 341, 342 में कोई भी इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है, कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से स्टेट को ये डायरेक्शन दे सकता है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनवैलिड नहीं है, अल्ट्रा वायर्स नहीं है? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया हुआ है, ये सोशली बैकवर्ड क्लास है, एजुकेशन बैकवर्ड क्लास है, लेकिन हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के एमपीज है, ये लोग 52 में, देखिए मैं उसके लिए आपको 1 मिनट में समझा के, 52 में जब एससी एसटी ओबीसी हो गए तो उस टाइम में पढ़े लिखे लोग थे क्या? पहला इलेक्शन उस टाइम में वही लोग थे, और ये जो राजेशाही आए पेशवाई उनके वो लोग थे। और देख लीजिए, आज भी हमारे एक तो 131 खासदार है, लेकिन वो कुछ नहीं करे, जबकि मणिपुर में हमारे बेटे को काटा जा रहा है बलात्कार करके, किसी के मुंह से आवाज नहीं, जूते से मारे गोल्ड मेडल बेटे को मणिपुर में जला रहे, देशद्रोही लोग हैं, लेकिन कोई आवाज। इसके लिए जनता ने अभी अपने समाज के जो लोग हैं उन लोगों को प्रेशराइज करना है कि कहा गया हमारा एजुकेशन, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आप क्या सोए हुए क्या? और सभी पे इकट्ठा आना चाहिए और 21 को आप कुछ करना चाहिए। मैं रिजर्वेशन पे बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस आधार पर रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी को दिया था? जो लोग एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनको देश की एक बराबरी करने के लिए, समकक्षी धारा में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी कि वो भी जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी के स्थान पर आ जाएं। इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन देना असंवैधानिक है और उसके लिए बाबा साहब ने कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सही बात है। जो 10% की आप बात करते हैं, सवर्णों को आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया गया है, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी ऑब्जेक्शन के तुरंत पास कर दिया। और बिहार सरकार ने जब 65% रिजर्वेशन किया, उसको रिजेक्ट कर दिया पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन तमिलनाडु की सरकार, वहाँ तो 65% कर दिया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उनका किसी न किसी तरीके से हायर जुडिशरी से कोई रिश्ता बन जाता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही ऑर्डर पास हो जाता है। जो ऑर्डर, जो आदेश खुद लागू नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से करवा देते हैं। ये बात सही है? ये देखिए, आपकी बात 100% बराबर है। चारों को चारों अधिकार ये लोगों ने कैप्चर कर लिया है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, और ये लोग सब अंदर से मिले हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी ये हमने 90% लोगों का सब अधिकार छीन के
देख लीजिए, एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद में 25 लाख बच्चों का, डॉक्टर बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पूरा प्लानिंग कर चुके हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को जो ऑर्डर दिया, उससे पहले क्या जनगणना कराई? जातिगत जनगणना, जो कि विपक्ष के लोग और खुद राहुल गांधी, वो भी विपक्ष में है इस समय, प्रतिपक्ष के लीडर भी हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना कराए बगैर आप कैसे किसी स्टेट को इंडिकेशन दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसमें वर्गीकरण कर दिया जाए? पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब तो वर्गीकरण होगा। वो तो आपने करवाया नहीं। उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट तैयार नहीं, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं, उसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने करवाया हुआ था, वो तेजस्वी यादव के कहने से, वो भी आपने नहीं माना। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस सरकार है वहाँ पर भी नहीं। जातिगत जनगणना कहना अलग है, करना अलग है। सही बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये कसनी करनी बंद होनी चाहिए और वास्तव में एक विचारधारा की लड़ाई है। हम वो बात नहीं करते हैं ना, हम जातिवाद, हम तो जातिवाद खत्म ही करना चाहते हैं, खत्म होना चाहिए। बाबा साहब ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी है वो फॉलो होना चाहिए उस देश में। आज विचारधारा की लड़ाई की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले सेंटर के चुनाव यानी पार्लियामेंट के चुनाव होने से पहले समाजवादी पार्टी ने, मुख्य रूप से अखिलेश जी ने, एक पीडीए बनाई। चुनाव हो गए, 37 लोग जीत के आ गए, उसमें करीब आधे तो बसपा के लोग जीत के पहुंच गए, क्योंकि बसपा का जो वोट था वो सपा में चला गया। किस पर्पज से चला गया? इसलिए कि बीजेपी सत्ता में ना जाए, संविधान बदल देंगे इसलिए। तो शायद अखिलेश जी ये समझ पर बैठे कि शायद वो वोट उनको मिल गया, वो उनको नहीं मिला, बल्कि बीजेपी को रोकने की वजह से उधर वो समाजवादी पार्टी को वोट चला गया। अब देखिए, बिहार में 14 साल की लड़की के साथ उसके स्तन काट दिए गए, बलात्कार हुआ, और कुछ यादव वर्गों के लोग थे, उन्होंने किया। उस पर साइलेंट है, नीतीश साइलेंट है, तेजस्वी साइलेंट है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। अभी देख लिए, अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? ओबीसी का है, डॉक्टर मोहन यादव। वहाँ पर जो SC ST और OBC के विकास का जो पैसा है, वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा? मंदिरों में और गौशाला बनाने में लगाया जाएगा। तो क्या ये लीडर सोच नहीं? अभी कहने का मतलब ये है कि बात हो रही थी EVM पर, बात हो रही थी कोलिजियम पर, लेकिन ये लोग, जो ये सरकारें हैं कांग्रेस और बीजेपी की, ये तो प्रतिदिन नई समस्याएं क्रिएट कर देते हैं किसी स्टेट में। तो लोग समस्याओं में उलझे रहते हैं, वो उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि समस्याएं इतनी क्रिएट की जाती हैं। अभी देखा आपने, लखनऊ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें 59,000 शिक्षक वैकेंसियाँ थी, उन पर आरक्षण योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया, रिजर्वेशन पॉलिसी फेल कर दी गई। लखनऊ हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये कैंसिल करो, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कोई मतलब नहीं है, SC ST का, OBC का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों को रोड पे आना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। हमारा आप लोगों से, और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई भी गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, ना कोई अखबार पहुंचाएगा, ना टीवी पहुंचाएगा, केवल सोशल मीडिया, जो आपका मीडिया है, वही पहुंचाएगा। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया को मजबूत करें, उसके लिए जितना भी हो सके मदद करें, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया की आवाज़ कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तभी देश स्टैंड हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा, और बहुजन समाज को देश में सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इन्हीं सब मैं एक आप सभी लोगों को 90% रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुजन पैगाम जो चैनल है, हम लोग पूरे देश को जागरूक करने का एक हमने ठेका लेके रखा है, और हम करेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे जो विचार है और आज की जो परिस्थिति है, ये परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। इसीलिए मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि आप अपने अगले जनरेशन जो हमारा गुलाम होना, क्योंकि एजुकेशन से लेकर सब कुछ खत्म हो चुका है, जॉब तक, इसीलिए आप लोग 21 तारीख का जो स्ट्राइक है
हर एक जो SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है उसका अप्रोच करना चाहिए और आगे भी इसका अप्रोच करो। नहीं तो भाई साहब, और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है कि बहुजन पैगाम चैनल को आप आर्थिक सहायता कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे और देश के लोगों, ये बहुजन पैगाम चैनल को आप अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो आप उनको आर्थिक मदद कीजिए। हम लोग अपने विचार आपको बताते जाएंगे, या आपको सोचना है सही क्या गलत क्या है। और नेक्स्ट जनरेशन का सब कुछ खत्म हो चुका है। ईवीएम अगर नहीं हटता है तो हम लोग गुलाम होने वाले हैं और हमारे देश में इसके बाद में ना बाबा साहब, ना शाहू फुले अम्बेडकर, ना शिवाजी महाराज, ना कोई बिरसा मुंडा, कोई अब ये होने वाला नहीं है। तभी मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि आप लोग सहयोग कीजिए और हम अपने विचार आपकी तरफ एक्सटेंड करते रहते हैं माध्यम के से, और आप सोचिए और सब लोग इससे अकेले आइए तो ये हमारा अगला जनरेशन। थैंक यू वेरी मच सारकर साहब, आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया और देश के लोगों से निवेदन भी किया कि भाई बहुजन पैगाम को प्रमोट करने के लिए आगे आएँ और फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रदान करें, जिसकी वजह से प्रतिदिन हर पल हर घड़ी बहुजन पैगाम आप तक पूरे देश की समस्याओं को, इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाता रहे और आपकी मदद करने में सक्षम हो सके। इसका मतलब ये है कि बात हो रही थी ईवीएम पर, बात हो रही थी कोलिजियम पर, लेकिन ये लोग जो ये सरकारें हैं कांग्रेस और बीजेपी की, ये तो प्रतिदिन नई समस्याएं क्रिएट कर देते हैं किसी स्टेट में, तो लोग समस्याओं में उलझे रहते हैं। वो उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि वो समस्याएं इतनी क्रिएट की जाती हैं। अभी देखा आपने लखनऊ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें 59,000 शिक्षक वैकेंसियां थी, उन पर आरक्षण योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया, रिजर्वेशन पॉलिसी फेल कर दी गई। लखनऊ हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई यह कैंसिल करो, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कोई मतलब नहीं है, SC/ST का, OBC का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों को रोड पे आना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। हमारा आप लोगों से, और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई भी गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, ना कोई अखबार पहुंचाएगा, ना टीवी पहुंचाएगा, केवल सोशल मीडिया जो आपका मीडिया है वही पहुंचाएगा। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया को मजबूत करें, उसके लिए जितना भी हो सके मदद करें, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया की आवाज़ कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तभी देश स्टैंड हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा और बहुजन समाज को देश में सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त होती है। सारकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पूना से, महाराष्ट्र से आए हैं और आपने अच्छी बातें कही हैं। आगे प्रोग्राम चलेगा, आगे के इश्यूज हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं एक आप सभी लोगों को 90% रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुजन पैगाम जो चैनल है, हम लोग पूरे देश को जागरूक करने का एक हमने ठेका लेके रखा है और हम करेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे जो विचार है और आज की जो परिस्थिति है, ये परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। इसीलिए मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि आप अपने अगले जनरेशन जो हमारा गुलाम होना, क्योंकि एजुकेशन से लेकर सब कुछ खत्म हो चुका है, जॉब तक, इसीलिए आप लोग 21 तारीख का जो स्ट्राइक है, हर एक जो SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है उसका अप्रोच करना चाहिए और आगे भी इसका अप्रोच करो। नहीं तो भाई साहब, और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है कि बहुजन पैगाम चैनल को आप आर्थिक सहायता कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे और देश के लोगों, ये बहुजन पैगाम चैनल को आप अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो आप उनको आर्थिक मदद कीजिए। हम लोग अपने विचार आपको बताते जाएंगे, या आपको सोचना है सही क्या गलत क्या है। और नेक्स्ट जनरेशन का सब कुछ खत्म हो चुका है। ईवीएम अगर नहीं हटता है तो हम लोग गुलाम होने वाले हैं और हमारे देश में इसके बाद में ना बाबा साहब, ना शाहू फुले अम्बेडकर, ना शिवाजी महाराज, ना कोई बिरसा मुंडा, कोई अब ये होने वाला नहीं है। तभी मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि आप लोग सहयोग कीजिए और हम अपने विचार आपकी तरफ एक्सटेंड करते रहते हैं माध्यम के से, और आप सोचिए और सब लोग इससे अकेले आइए तो ये हमारा अगला जनरेशन। थैंक यू वेरी मच सारकर साहब, आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया और देश के लोगों से निवेदन भी किया कि भाई बहुजन पैगाम को प्रमोट करने के लिए आगे आएँ और फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रदान करें, जिसकी वजह से प्रतिदिन हर पल हर घड़ी बहुजन पैगाम आप तक पूरे देश की
समस्याओं को, इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाता रहे और आपकी मदद करने में सक्षम हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।